नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पहली इकाई का एक नया पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है जहां चाह वहां राह, और इसके रचनाकार है अनुराधा मोहिनी। हमारे हिंदी भाषा में एक प्रसिद्ध मुहावरा है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ होता है बच्चों कि यदि हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, तो हमारे लिए कोई भी काम कठिन या असंभव नहीं होता है। तो आइए देखते हैं लेखिका अनुराधा मोहिनी जी ने इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार हमें ये संदेश दिया है। इससे पहले कि हम पाठ शुरू करें, एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन कठिन शब्दों पर मैंने पीले रंग के मार्कर से एक निशान बनाया है, उनका अर्थ मैं स्पष्टीकरण देते हुए आपको बतला दिया करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर किसी पाठशाला की बात हो रही है और ये पाठशाला है एसंबा इस गांव की। प्रसंग ऐसा है कि उस दिन धुआंधार यानी बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, और इस समस्या को देखते हुए जो प्रार्थना हमेशा मैदान पर हुआ करती थी, वो मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई, अर्थात पूर्ण हुई। लेकिन एक बात अध्यापक अर्थात गुरुजी के नज़रों से नहीं छूटी, वो ये थी कि आज के विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत ही कम है, और इसीलिए गुरुजी ने उनकी उपस्थिति का कारण पूछा। तो सबने मिलकर जवाब दिया, वही नाला गुरुजी, यानी एक ऐसा नाला जिसे बरसात के दिनों में विद्यार्थियों के लिए लांघना या पार करना अत्यंत कठिन है। चलो यही बात आगे देखते हैं। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थी। तो देखिए बच्चों, नाले के एक तरफ लोगों का रहने का ठिकाना है, अर्थात उनकी बस्ती है, और नाले की दूसरी तरफ पाठशाला भी है और लोगों के खेत भी है। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। तो बच्चों, एसंबा की पाठशाला के लिए ये बड़ा गंभीर प्रश्न पैदा हो गया था हर साल के लिए। जब जब बरसात के दिन आते, वो नाला पानी से लबालब भर जाता और जोरों से बहने लगता। कम से कम 4 या 5 फीट की ऊंचाई तक वो पानी बहता था। बड़े बुजुर्ग यानी अनुभवी और उम्र में बड़े लोग तो जैसे तैसे नाला पार कर लेते। किसान भाई अपने गाय बैलों को लेकर भी नाला पार कर लेते, लेकिन अपनी पीठ पर विद्यालय का बस्ता लटकाकर ये छोटे छोटे विद्यार्थी भला कैसे नाला पार करेंगे? उनके लिए तो ये काम बड़ा कठिन था, और इसका सीधा असर पड़ता विद्यार्थियों की उपस्थिति पर, अर्थात बहुत ही बुरा परिणाम उनकी उपस्थिति पर हो जाता। और बारिश अगर लगातार चलती रही तो कभी कभी विद्यार्थी पूरे सप्ताह तक यानी 8-8 दिन तक विद्यालय नहीं पहुंच पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था, यानी उस पाठशाला में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी की जुबान पर मानो यह गीत था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। यानी ये बेचारे विद्यार्थी कितने लाचार है कि जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है, नाला पानी से बहने लगता है, तो उनका स्कूल में पहुंचना कठिन हो जाता है। तो ऐसी है हमारी एसंबा की कहानी। आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। ये तो स्वाभाविक है ना बच्चों, कि किसी भी कारण से क्यों न हो, विद्यार्थी अगर स्कूल नहीं जा पा रहे
तो उनकी पढ़ाई पर बहुत ही बुरा परिणाम होगा। पाठशाला में जो पढ़ाया जाएगा वो उनकी समझ में नहीं आएगा। और इससे होगा क्या, जो विद्यार्थी हमेशा अच्छी श्रेणी लाते हैं अर्थात अच्छे परसेंटेज परीक्षा में प्राप्त करते हैं, वो भी वार्षिक परीक्षा में पिछड़ जाते अर्थात उनकी प्रगति भी मानो रुक सी जाती। सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। मानो ये समस्या बरसों से ना एसम्मा गांव का पीछा छोड़ रही थी और ना ही पाठशाला का। तो सारे के सारे परेशान थे। उन सब के लिए मानो ये मार्ग असंभव यानी कि बहुत ही कठिन लग रहा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। ध्यान देना बच्चों, असंभव यानी क्या, नामुमकिन या अत्यंत कठिन। तो इस असंभव शब्द का अ निकाल दीजिए तो बचता क्या है, संभव। तो लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है कि यही संभावना यानी कोई काम पूर्ण होने की जो उम्मीद नजर आती है, एक दिन अचानक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्मा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। ऐसा ही एक दिन था जब जोरदार बारिश हुई थी और बहुत सारे विद्यार्थी पाठशाला नहीं पहुंच पाए थे। अर्थात इसलिए दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। दोपहर के बाद जब बारिश थमी तो वहाँ पर जो चौपाल था, जो एक बैठने का स्थान होता है, अक्सर गाँवों में भी पाया जाता है कि वहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठकर गपशप करते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे एक चबूतरा था। तो ये विद्यार्थी वहाँ पर बैठकर आपस में कुछ चर्चा वगैरह करने लगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं अभी आपका यहाँ पर ध्यान खींचना चाहूँगा कि ये जो मित्र है वो आपस में किस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी जैसा बोल रहा है उसमें उसका स्वभाव भी झलकता है। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। तो तुषार की विचारधारा देखिए, उसे ऐसा लगता है कि ये जो विद्यार्थी बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि बरगद के पेड़ के ऊपर तो भूत होता है। लेकिन जूही ने उसका उत्तर दिया कि तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। भूत ऊत प्रेत ये सब हमारी कोरी कल्पना होती है, ये सब हमारे निराधार विचार होते हैं। ये बकवास के अलावा कुछ नहीं है, सब व्यर्थ की बातें हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज तक किसी ने भूत देखा हो? और इसीलिए ये सब मनगढ़ंत अर्थात काल्पनिक बातें हैं। ये सब जूही ने बताया। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन शुभम का स्वभाव थोड़ा निराला है। वो कहता है कि तुम 14 अनुपस्थितियों की बात कर रही हो, यहाँ तो मेरी कुल उपस्थितियाँ केवल 14 दिन की है। तो उसकी इस बात पर सारे के सारे हंसने लगे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष का स्वभाव सबसे अलग है। वो ये कहना चाहता है कि हमारी चर्चा का कोई मतलब नहीं है, हमारी पढ़ाई का लगातार नुकसान हो रहा है और हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कैसे कोई उपाय मिलेगा? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना यानी कि आलसी और निष्क्रिय बनकर रहना या किसी भी समस्या पर उपाय न ढूंढना। तो उसकी इस बात का देखिए क्या जवाब दिया तुषार ने। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। और इसका साथ अन्य विद्यार्थियों ने भी दिया। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। विद्यार्थी मित्रों, स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। अभी अभी जिन मित्रों की चर्चा आपने सुनी है उस पर हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। तुषार जो कि एक आलसी लड़का है, थोड़ा डरपोक भी है, निष्क्रिय है, अंधविश्वासी है। क्यों भला? क्योंकि वो भूत प्रेत जैसी व्यर्थ बातों पर विश्वास रखता है। जूही इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और अंधविश्वास की विरोध करने वाली है ये, इसीलिए वो तुषार की बातों का विरोध करती है। उज्ज्वला
पाठशाला में अपनी 14 अनुपस्थितियों के कारण उसे चिंता हो रही है और शुभम जो है पाठशाला में केवल उसकी 14 उपस्थितियां लगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो उसे कोई चिंता नहीं है। लेकिन दो पात्र ऐसे हैं, एक आशीष और दूसरी दामिनी। आशीष अपनी कम उपस्थिति और पढ़ाई के नुकसान को लेकर चिंता कर रहा है और कुछ उपाय ढूंढने की प्रबल इच्छा उसके मन में है। और नाले पर जो पुल बनाने की तरकीब है वो उसी ने ढूंढी है, उसका विवेचन हम आगे देखने ही वाले हैं। आखिरी पात्र दामिनी, आशा और उत्साह से भरी ये छात्रा है और उसके अंदर आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। जब सारे बच्चे हंसने लगे तो दामिनी से ये देखा नहीं गया और उसने सबको हंसने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो भी करना है हमको ही करना है। उसका ये मानना है कि समस्या चाहे कोई भी हो, उसका निदान अर्थात उसका निराकरण या उपाय या समाधान जो है हम ढूंढ सकते हैं। और इसीलिए प्रकृति ने अर्थात निसर्ग ने हमें बुद्धि दी है। वो आगे कहती है, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, अर्थात उपाय कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। जैसे आशीष के विचार है उसी तरह दामिनी के भी विचार है और उसका ये कहना है कि अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो हमें कभी हार नहीं मिलेगी। तो उसकी बातों से सारा का सारा माहौल, वातावरण एकदम बदल सा गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में अर्थात उसके निराकरण के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। तो ये जोर से कौन चीखा बच्चों? आशीष। ये जो नाला पार करने की समस्या है बच्चों की, उसका अचानक उसे हल मिल गया। एक तरकीब उसे सूझी और ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी अर्थात खुशी थी और आवाज में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो आशीष की आत्मविश्वास भरी बातों ने सबको चौंका दिया। तो आशीष यहाँ पर कहना चाहता है कि विज्ञान की पुस्तक में उसने ये बहुत सारी जानकारी पढ़ी है और जब जब हम शहर जाते हैं या वो गया है तो उसने शहर में कई सारे बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। रही बात और जानकारी हासिल करने की, तो अंतर्जाल पर अर्थात नेट पर जाकर हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं। और वैसे भी गांव का जो नाला है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, यानी बहुत बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है। 10 फीट का भी पुल बन गया तो पर्याप्त होगा, ये उसका कहना है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसम्बा गांव में फैल गया। जंगल की आग की तरह अर्थात तेजी से ये समाचार जो है पूरे गांव में फैल गया। गांव में रहने वाले लोग और विद्यालय के शिक्षक सब तक ये खबर पहुंची। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, अर्थात उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था। तरकीब तो सूझी है पुल बनाने की, अब कृति कैसी हो देखते हैं आगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। बारीकियां यानी जो छोटी छोटी बातें होती है उस पर भी उन्होंने सोचना और काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। पुल बनाने के लिए जितना भी सामान लगने वाला है उसकी एक लिस्ट बनाई गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। जैसे एक शिक्षक कई विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है, उन्हें ज्ञान दे सकता है, उसी तरह विद्यार्थियों का अगर बहुत बड़ा समूह है, उनमें 2-4 विद्यार्थी भी अगर ज्ञानी है, विद्वान है, तो वो औरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और किसी काम को पूरा करने के लिए
उसका नियोजन बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले तो विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाए गए, सामग्री की सूची बनाई गई और उस सामग्री को खरीदने के लिए हर एक ने 20-20 रुपया देना तय हो गया। पाठशाला के सभी शिक्षक और गांव के लोग ये भी इस सहायता के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे और इस प्रकार देखते ही देखते पुल बनाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो चुका था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये तीनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनका अपना अनुभव, गांव की जो युवा शक्ति थी उसका प्रयोग और पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रचंड उत्साह, ये तीनों अगर मिल गए तो देखना ही क्या है फिर। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। कहते हैं कि विद्यार्थी देश की असली संपत्ति होते हैं। बड़े होकर इनको ही देश का नेतृत्व करना है, देश की कमान संभालनी है। और नाले की समस्या के कारण ये विद्यार्थी अगर ज्ञान लेने से वंचित हो रहे हैं और आशीष ने इतना अच्छा और सुंदर उपाय सुझाया है तो उसे अमल में लाने के लिए सब साथ दे रहे थे। सामग्री में देखिए, सीमेंट के पाइप, पत्थर, ईंटें और मिट्टी, ये सारी चीज़ें आ गई। जिस जमीन से कभी फसल नहीं उगेगी ऐसी बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई थी। और गांव के बुजुर्ग थे जिनका नाम था छगन बाबा, उन्होंने अधिक मात्रा में रेत भी उपलब्ध करा दी और इस प्रकार पूरा गांव पुल के निर्माण के लिए मिट्टी का भराव कर रहे थे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। मानो समस्त शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और गांव वालों के लिए पुल बनाना एक सपना सा बन गया था और इस सपने को साकार करने के लिए हर कोई अपना कदम बढ़ा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अंततः यानी आखिर में आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। जब बहुत सारे लोग, युवक, विद्यार्थी मिलजुल कर किसी काम को पूरा करने के लिए श्रम करते हैं तो उसे सामूहिक श्रमदान कहा जाता है। तो इस सामूहिक श्रमदान से केवल 15 दिनों में पुल बनाने का जो काम था वो पूरा हो गया। तो देखिए ना बच्चों, इतने बरसों से ये विद्यार्थी हर बरसात के दिनों में इस नाले की समस्या से लड़ रहे थे। उनका कितना नुकसान हो रहा था। तो बरसों की समस्या चुटकियों में अर्थात केवल 15 दिनों में दूर हो गई। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी, अर्थात समस्त गांव के लिए ये एक अनोखी एक प्राप्ति थी, एक विजय था या उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अगर हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, संगठित रहेंगे और श्रमदान का महत्व समझेंगे और उसी एकता के साथ मिलजुल कर श्रम भी करेंगे तो मानो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसा संदेश यहाँ पर मिला था सबको। अब विद्यार्थी मित्रों, मान लो कि यहाँ पर ये बरसात का मौसम चला गया है, पुल तो बन चुका है। अब अगले वर्ष फिर बरसात का मौसम आया है, लेकिन बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। नाला पार न करने के कारण अब तक जो कक्षाएं खाली खाली हुआ करती थी, अब उन्हीं कक्षाओं में अधिक संख्या में विद्यार्थी आने लगे, बैठने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की अर्थात उनकी हिम्मत को दाद देता, यानी उनकी प्रशंसा करता। मानो मन ही मन कह रहा था। कौन कह रहा था? पुल कह रहा था मानो बच्चों से, जहाँ चाह वहाँ राह। शाबाश बच्चों, तुम्हारी चालाकी के कारण, तुम्हारे सही निर्णय के कारण मेरा निर्माण हो सका। कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा था ये पुल। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत अर्थात सविस्तार समाचार बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। शिक्षा विभाग में काम करने वाले जो शिक्षा निरीक्षक होते हैं उन तक ये समाचार पहुंच गया और ये बात तो जरूर हुई होगी कि इस विद्यालय को या इस विद्यालय में पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों को
कोई पुरस्कार भी अवश्य मिला होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस पाठ से हमें यही सबक लेना है कि अगर हमने अपनी आंखों के सामने कोई ध्येय रखा है, कोई लक्ष्य रखा है, तो भले ही उसमें बहुत सारी रुकावटें क्यों न आती हो, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम भरपूर कोशिश करने के लिए तैयार है, तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा और हमने जो सपना देखा है वो अवश्य साकार हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन इस नाम से, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।